नमस्कार, आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। पूरे चुनाव की डिक्शनरी कैसे बदलती है, कुछ घंटे पहले पूरा खेल बदल गया। कल तक चुनाव 400 पार के नारे के आसपास घूम रहा था, लेकिन अब बस 3 लेटर चल रहे हैं। CAA, मोदी की पार्टी ये कह रही है कि जो कहा सो किया। 2019 में बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में जो कहा था वो वादा पूरा भी कर दिया। जो पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं वो CAA से डरी हुई हैं। क्या अब पूरा चुनाव पोलराइज हो रहा है? अब पूरा चुनाव 80-20 का चुनाव हो गया या सिर्फ हवा बन रही है? CAA पर इतना बड़ा हंगामा नहीं होगा। 12 दिसंबर को जो कानून बन गया है उसे लागू होने में 51 महीने 1552 दिन लग गए। रिपोर्ट देखिए। 24 का पूरा चुनाव बदलने वाला है। मोदी को 400 पार जाने से अब कोई नहीं रोक सकता। 370 और राम मंदिर के बाद CAA का वचन मोदी पूरा कर रहे हैं। CAA बीजेपी का सिर्फ चुनावी हथकंडा नहीं है। नरेंद्र मोदी उन लोगों से न्याय करने जा रहे हैं जिन्हें गैर मुस्लिम होने के चलते पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में सताया गया, देश छोड़ने को मजबूर किया गया। CAA लागू होने के बाद इन देशों से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई और पारसी अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता मिलने का रास्ता क्लियर हो रहा है। उन लोगों को भारत की नागरिकता मिलने जा रही है जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आकर बसे हैं। लेकिन मोदी के विरोधी इसे चुनावी चश्मे से देख रहे हैं। वो मुसलमानों को डरा रहे हैं, उन्हें जेल में डाले जाने का डर दिखा रहे हैं, उनकी नागरिकता को खतरा बता रहे हैं कि हमारी शनाख्त को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, मस्जिदों को हमसे छीनने की कोशिश की जा रही है, शरीयत पर अमल ना करे, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की जा रही है, CAA के कानून के रूल्स को बनाकर हमको हमारे ही मुल्क में कागज दिखाने पर मजबूर किया जाएगा। पार्लियामेंट में आपने देखा कि हमने खड़े होकर कहा CAA का कानून नहीं मानते, मैंने उस कानून को फाड़ दिया। दूसरे भी फाड़ सकते थे, नहीं फाड़े। अब सवाल उठता है कि CAA के नाम से ममता बनर्जी और लेफ्ट से लेकर कांग्रेस को क्यों मिर्ची लगती है। दरअसल CAA बंगाल के चुनाव में गेम चेंजर साबित हो सकता है। CAA का सबसे ज्यादा इंपैक्ट 2 राज्यों बंगाल और असम में ही पड़ने वाला है। बंगाल में 42 लोकसभा सीट और असम में 14 सीट हैं। इससे 2 राज्यों की 56 सीटों पर चुनावी खेल पूरी तरह से बदल जाएगा। बंगाल में 30% मुसलमान और असम में 40% मुसलमान हैं। CAA बंगाल में ममता बनर्जी के लिए बड़ा झटका साबित होने वाला है। चुनावी रैंप वॉक से जो माहौल उन्होंने बनाने की कोशिश की थी वो पूरी तरह से भगवा में होने वाला है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का मतलब है शरणार्थी जो आए हैं उनको CAA के माध्यम से नागरिकता दे देना। और दीदी कई बार हमारे शरणार्थी भाइयों को गुमराह कर रही कि CAA होगा नहीं होगा, कानून बनाकर रुक गए। आज मैं आप सबके सामने कहकर जाता हूं, CAA इस देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता, सबको नागरिकता मिलने वाली है। ये हमारी पार्टी का कमिटमेंट है। जो भाई आसपास के राज्यों से प्रताड़ित होकर यहां आए हैं उनको धर्म परिवर्तन की धमकी देकर भगाया गया है। उनके सम्मान की, उनके मान की, इनकी संपत्ति की, उनके अच्छे जीवन की रक्षा करना हर हिंदुस्तानी का फर्ज है और ये होकर रहेगा। दीदी आप चिंता मत करो। नरेंद्र मोदी पिछले 1 हफ्ते में
3 बार बंगाल का दौरा कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने CAA की कोई बात नहीं की। नरेंद्र मोदी के लिए CAA राजनीति का मुद्दा ही नहीं है। विरोधी यही बात समझ नहीं पाते। ममता बनर्जी भी यही बात समझ नहीं पाई। लेकिन टीएमसी ने जैसे ही बंगाल की 42 सीटों पर कैंडिडेट का ऐलान किया, मोदी ने मास्टर स्ट्रोक चल दिया। मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति पर ऐसा प्रहार कर दिया जिसकी सबसे गहरी चोट ममता बनर्जी को लगी है, क्योंकि बंगाल में सबसे बड़ा स्टेक उन्हीं का लगा है। बंगाल की करीब 1/4 सीटों पर CAA का असर पड़ने वाला है। मतलब 42 में से करीब 14 सीट ऐसी हैं जहां चुनाव पूरी तरह से बीजेपी के पक्ष में मुड़ सकता है। इनमें 7 सीट ऐसी हैं जहां मतुआ समुदाय प्रभावी है और इतनी ही सीटों पर राजवंशी समुदाय का असर है। राजवंशी वो हिंदू हैं जिन्हें 1971 के बाद से अब तक नागरिकता नहीं मिली है, जबकि बांग्लादेश से आया मतुआ समुदाय भी नागरिकता का इंतजार कर रहा है। ममता बनर्जी इसीलिए CAA से डरी हुई हैं। उन्हें डर इस बात का है कि बंगाल में उनकी जमीन खिसक जाएगी और जैसे लेफ्ट का 34 साल का राजकाज खत्म हुआ था, वैसे ही उनका भी हो सकता है। रूल्स नोटिफिकेशन में अगर हम देखेंगे कि ये डिप्राइव कर रहा है लोगों का अधिकार को, तो हम उसको खिलाफ में लड़ेंगे। हम पहले हमको देखने दीजिए। आई एम वाचिंग। मैं आज बोल दिया कि एक बीजेपी का इलेक्शन पब्लिसिटी है, नथिंग इज देयर। उसका बाद 4 साल बीत गया, लेकिन अभी चुनाव जब आते हैं एक कुछ गाप गप पकड़ते हैं। ये भी एक गाप गप है, लेकिन असली फौजा किसी को नहीं मिलेगा। CAA से बंगाल में जबरदस्त ध्रुवीकरण होगा। हिंदू बीजेपी की तरफ और मुसलमान TMC की तरफ जा सकते हैं। इससे ममता बनर्जी सिर्फ उन्हीं 8 जिलों में फाइट दे पाएंगी जहां बंगाल के 30% मुसलमानों में 60% बसे हैं। ये जिले मालदा उत्तर, मालदा दक्षिण, उत्तर दिनाजपुर, मुर्शिदाबाद, बीरभूम, बशीरहाट, बारासात और कोलकाता दक्षिण हैं। सर CAA लागू होने से हम लोग बहुत प्रॉब्लम होगी सर। CAA लागू होने से क्यों हम लोग, अब मोदी सरकार बोल रहा है कि हम लोग के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग लगता है हम लोग जितना हम लोग माइनॉरिटी के लिए हम लोग ज्यादा प्रॉब्लम है हम लोग का। सही है, हमको भी वही लग रहा कि डर है, लेकिन अब पूरा बात तो हम लोग को मालूम नहीं है। बट नहीं, क्लियरिटी नहीं है आप लोगों में। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। कहा है कि आप लोगों को कोई देश से बाहर कर दे रहा है। देश तो बाहर क्यों कर देगा? हम लोग तो बहुत किस बात? हमारे देश में हो रहा क्या हिंदू मुस्लिम, इसलिए थोड़ा डर है। देखिए सब इंसान है, देश किसी का नहीं है, सबका है, जो सब है। CAA लागू हो रहा है, बट हम लोग को डर नहीं है। बस ये है कि CAA लागू मोदी सरकार कर रही है। इससे कोई जरूरत नहीं था, लेकिन जो है सो ला रहा है, ना समझ वाली बात है। ना समझी क्या है? क्या कोई डर है क्या आप लोग? ना, हम लोगों को डर किस बात का है? हम लोगों को डर किसी बात का नहीं है। तो CAA की लेकर ना समझी आप? वो परेशानी है खाली एक तो सरकार को किसके तरफ बढ़ने चाहिए, वो किसके तरफ वो बढ़ रहा है। सरकार को बढ़ने चाहिए, समझ लिए कि रोजगार के तरफ या देश के भलाई के तरफ, कैसे देश मेरा ऊंचा हो, वो चीज तरफ नहीं जाके जो है सो एक तो नया कानून जिसमें से आदमी लोग सब सारे लोग परेशान हो। इसीलिए ममता बनर्जी अब सब कुछ छोड़कर CAA की एक हेडलाइंस देख रही हैं, जो उन्हें टेंशन दे रही है। आदरणीय गृहमंत्री जी ने पहले ही बताया था कि लोकसभा इलेक्शन से पहले CAA का रूल्स रेगुलेशन चालू हो जाएगा, तो चालू हो गया। हम जो बोलते हैं वो करते हैं। अब किसी की इससे तकलीफ नहीं है, सब आनंद में है, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री को नींद नहीं आ रहा है, यही तकलीफ है उनकी। सिर्फ ममता ही नहीं, पूरा इंडी अलायंस CAA से घबराया हुआ है। जयराम रमेश का ये ट्वीट देख लीजिए। CAA पर उनकी टेंशन साफ दिख रही है। मोदी सरकार ने क्यों चुनाव से ऐन पहले इसे लागू किया? क्या बंगाल और असम में चुनाव को प्रभावित करने के लिए ऐसा किया गया है? पहली बात तो ये है, इतना विलंब क्यों किया? और अगर विलंब किया तो चुनाव के बाद क्या दिक्कत थी? उनका एकमात्र उद्देश्य होता है
हर मुद्दे को हिंदू मुसलमान में बांटो। सर वो कह रहे हैं कि नागरिकता छीनने का नहीं, नागरिकता देने का बात यह है संविधान में हर व्यक्ति को अपने धर्म को पालन करने का अधिकार है। इसलिए अगर किसी कानून में धर्म के आधार पर यह तय किया जाएगा कि कौन नागरिक बन सकता है, कौन नहीं बन सकता है, मेरे मत में ये भारतीय संविधान के खिलाफ है। महाराष्ट्र में भी महाविकास अघाड़ी के नेता जो अभी तक सीट शेयरिंग पर आपस में लड़ रहे थे, अब अचानक CAA पर मोदी के खिलाफ एकजुटता दिखाने लगे हैं। सब में होड़ लगी है, कौन कितनी जल्दी मोदी को कोस ले। तो अब ये सब करके हिंदू मुसलमान करेंगे, भारत पाकिस्तान करेंगे, भारत बांग्लादेश करेंगे। एक खेल, आखिरी खेल उनका चल रहा है, चलने दो, लागू होने दो। 370 भी हटाया, क्या क्या कश्मीर में, कश्मीरी पंडित आ गए घर में। ये खेल करते रहते हैं लोग। बोला ना 370 हटा के, अभी 370 हमने हटा दिया। ये कांग्रेस को नहीं जमा, हमने किया। कश्मीरी पंडित आ गए। अभी जब तक चुनाव है तब तक CAA खेलेंगे, खेलने दो। CAA लागू होने की खबर ने लेफ्ट दलों का भी टेंशन बढ़ा दिया है। सबको इस बात का सदमा लगा है। मोहम्मद सलीम का यह बयान देखिए, पूरा इंडी अलायंस किस शोक में डूब गया है। रूल्स में ऐसा कुछ नहीं बना सकते जो कानून से ऊपर हो सकता है। कानून के दायरे में रह करके रूल्स बनाना पड़ेगा। चुनाव के पहले जिन लोगों को वो वादा किए थे कि हम नागरिकता देंगे, और जिसको पहले वो गाली देते थे कि वो इलीगल माइग्रेंट है, बांग्लादेशी घुसपैठिया है, ये RSS कहती थी, अब चुनाव के वक्त उनके वोट लेने के लिए वो कहें कि तुमको हम नागरिकता देंगे, लेकिन ऐसे वो नागरिकता दे नहीं सकते। इसलिए रूल्स बनाए, रूल्स बना करके वो चुनाव पार कर लेंगे। और एक तरफ कुछ लोगों को कहेंगे हम तुम्हारे नागरिकता को छीन रहे हैं, और कुछ लोगों को कहेंगे हम तुम्हें नागरिकता दे रहे हैं। ये कोई लॉजिक तो ही है बच्चों का कि वो डाल देंगे। कानून के तहत आप इतने आसानी से किसी को नागरिकता ले भी नहीं सकते, किसी को नागरिकता दे भी नहीं सकते। तो अभी वो ये रूल्स को दिखा करके चुनाव पार करना चाहते हैं। इतने जल्दी ना कोई दरखास्त कर पाएंगे, पहले तो रूल्स समझने में लोग लग जाएगा। और ये सरकार हमेशा चाहती है कि कागज़ जमा दो, तो फिर बोलेंगे सबको सब तमाम कागजात तुम जमा दो। CAA लागू होने के बाद कार का यह नंबर फिर वायरल होने लगा है। ये कार किसकी है? देश के गृह मंत्री अमित शाह की है। देखिए, बहुत बड़ा कदम है और इस देश में इस बात की विश्वसनीयता आज हर नागरिक के अंतर्मन में घर कर गई है कि मोदी की जो किसी भी काम करने की गारंटी मोदी है। जो भी संकल्प लिया था, एक एक को चुन चुन कर जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सारी चीज़ों को पूरा किया गया है, उसकी एक कड़ी है CAA, नागरिक संशोधन बिल। मैं गृह मंत्री जी को भी बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने जैसे 370 और 35A को हटाया था, वैसे आज उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति ने CAA की अधिसूचना को जारी कर दिया। इससे उन प्रताड़ित विदेशी अल्पसंख्यकों को एक राहत की सांस मिलेगी, जिनका उत्पीड़न बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान में किया गया, जो हिंदू हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, ईसाई हैं, जैन हैं, और जिनको उत्पीड़ना के कारण उस देशों को छोड़कर उनको भागना पड़ा। और उनको कोई प्रूफ की ज़रूरत नहीं, ऑनलाइन पोर्टल तैयार है, उसमें वो आवेदन करेंगे और उसके बाद उनको पूरा परीक्षण करने के बाद उनको एक नागरिकता प्राप्त हो जाएगी भारतवर्ष की। CAA लागू होने की खबर सुनकर देश के मौलाना भी काम पर लग गए हैं। सबने देखा शाहीन बाग, पूरे दुनिया भर के अंदर, आसाम के अंदर पता नहीं कहाँ कैसे कैसे प्रोटेस्ट हुए, और ऐसे प्रोटेस्ट हुए कि जिनको रोकना गवर्नमेंट के लिए भी बहुत मुश्किल था। सिर्फ मुस्लिम समाज को डराने के लिए सारी चीज़ें कोई पहल करते हैं कि लागू करेंगे, नाफिज करेंगे, लागू करेंगे। आपको ये एक्ट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। आपने ये एक्ट बनाने के लिए एक पोलराइजेशन ऑफ वोट करने का काम किया है, बाकी दूसरा कुछ नहीं किया। आपको जिसको चाहिए उसको सिटीजनशिप दें और जिसको नहीं देना है नहीं दें। लिहाजा शाहीन बाग में पुलिस का भारी जमावड़ा है।
चप्पे चप्पे पर पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती है। सीएए के नाम से मुसलमानों को मौलानाओं ने, ओवैसी जैसे नेताओं ने डराना शुरू कर दिया है। दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, लखनऊ, मुरादाबाद, बरेली जैसे शहरों से तस्वीरें भी आने लगी हैं। लेकिन सीएए से डराने और भड़काने का खेल पूरे देश में शुरू हो चुका है। ये जो सरकार है उसके पास बहुत से कार्ड हैं। वो यूसीसीए कार्ड है, मसाजिद का डिमोलेशन का है, बुलडोजर पॉलिटिक्स का है, उसी तरीके से सीएए भी कार्ड है। तो ये जो बातें हैं इसके जरिए से सिर्फ वो अपनी पॉलिटिकल जो नीड्स हैं उसको फुलफिल करना चाहते हैं। तो अगर कोई दूसरे देश में जहां पर प्रोसिक्यूशन हुआ उसको और वो यहाँ आके शहरी बनना चाहता है तो उसमें मुसलमान को भी शामिल कीजिए। देखिए हमारे विरोध तो हम करते रहेंगे, हर अच्छी बात के लिए लड़ना और हर गलत बात को रोकने की कोशिश करना ये हमारा धर्म है। मोदी के विरोधियों की राजनीति मुस्लिम वोट बैंक पर टिकी है। इसीलिए सीएए की खबर आते ही मोर्चे पर मौलानाओं को लगाया गया है, क्योंकि खुद तो मोदी से टक्कर नहीं ले सकते। सीएए के कानून के खिलाफ जो हमने प्रदर्शन किए थे उसकी बहुत बुनियादी बात ये थी कि वो एक डिस्क्रिमिनेटरी कानून है। हमें इस पे कोई एतराज़ नहीं है कि पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से जो भी आदमी पीड़ित हो वो वापस यहाँ आए और यहाँ पे नागरिकता लेना चाहें तो उसे नागरिकता देनी चाहिए। लेकिन हमारे करीब में म्यांमार भी है, वहाँ से भी लोग पीड़ित लोग आ रहे हैं, उनको क्यों नहीं इंक्लूड किया आपने? मुसलमानों का नाम क्यों नहीं है इसके अंदर? हमारा कहना यह है कि संविधान जो है ऐसे किसी कानून को अलाउ नहीं करता है जो डिस्क्रिमिनेटरी हो। सीएए के खिलाफ प्रदर्शन करना हमारा कानूनी अधिकार है। हिंदुस्तान के आसपास बसे मुस्लिम मुल्कों में प्रताड़ना का शिकार हुए अल्पसंख्यक हिंदुओं समेत दूसरे धर्मावलंबियों को नागरिकता देने के मोदी सरकार के फैसले के विरोध में कौन कौन सी पार्टियां हैं? इनमें कांग्रेस, तृणमूल, समाजवादी पार्टी, लेफ्ट पार्टियां, आरजेडी, एआईयूडीएफ, शिवसेना उद्धव, एनसीपी शरद गुट। 11 मार्च से चुनाव बदल रहा है और समझिए कि बस कुछ घंटों में ही चुनाव की तारीखों का ऐलान भी होने वाला है। ये आखिरी हफ्ता चल रहा है, किसी भी वक्त चुनाव की तारीखें घोषित हो सकती हैं। लेकिन उससे पहले देश में दो नैरेटिव शुरू हो गए। पहला है कि सीएए आ गया, बीजेपी लेकर आ गई, और दूसरा नैरेटिव है इलेक्टोरल बॉन्ड का। बीजेपी अब सीएए का नारा जोर से उठाएगी और विरोधी पार्टियों को यह पता है कि वो जितनी जोर से सीएए की बात करेंगे चुनाव उतना ही ज्यादा पोलराइज होगा। मोदी की विरोधी पार्टियां सीएए की बात नहीं करेंगी, वो इलेक्टोरल बॉन्ड पर जाएंगी। ये बॉन्ड का आखिर मसला है क्या कि जो राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव तक सब बॉन्ड कर रहे हैं? पूरी रिपोर्ट देखिए और समझिए। नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के चश्मे में क्या फर्क है? नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के चश्मे में कितने पॉइंट का अंतर है? नरेंद्र मोदी की दूर की नजर से क्या दिखता है और राहुल गांधी की पास की नजर क्या देखती है? राहुल गांधी के चश्मे की पास की नजर से सिर्फ बॉन्ड दिखाई दे रहा है। नरेंद्र मोदी की दूर की नजर से 2047 और 2029 दिखाई दे रहा है और 2024 तो बिल्कुल साफ दिख रहा है। 10 वर्षों में देश इतना बदल गया, लेकिन कांग्रेस और उसके दोस्तों का चश्मा नहीं बदला है। इनके चश्मे का नंबर अभी भी वही है। मोदी को हराने का बॉन्ड फॉर्मूला क्या है जो राहुल गांधी ने बनाया है? राहुल गांधी की पार्टी कौन सा बॉन्ड फॉर्मूला लेकर आई है? और 400 सीटें जीतने का विजन रखने वाला चश्मा नरेंद्र मोदी के पास कहां से आया? आपने देखा होगा, न मैं छोटा सोच सकता हूं, न मैं मामूली सपने देखता हूं, न ही मैं मामूली संकल्प करता हूं।
राहुल गांधी और उनकी पार्टी ने आज दिन भर खूब बॉन्ड उड़ाए। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से कल तक इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा मांगा है। कांग्रेस को लग रहा है कि अब बस वो मुद्दा मिल गया जिस पर मोदी को घेरा जा सकता है। कांग्रेस ने बिना डेटा जाने ही अभी से मोदी के काले कारनामों वाले शब्दों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। राहुल गांधी ने चंदे के धंधे वाली स्क्रिप्ट लिखनी शुरू कर दी है। कह रहे हैं कि मोदी के चंदे के धंधे की पोल खुलने वाली है। अभी तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ है, एसबीआई ने डिटेल्स दी भी नहीं है, लेकिन राहुल गांधी कहने लगे हैं कि चंदा दो, प्रोटेक्शन लो। ऊपर से लेकर नीचे तक कांग्रेस पार्टी की लाइन और लेंथ एक ही है। कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल एक्स हैंडल इसे मोदी सरकार के घोटाले की डील बता रहा है। छोटे बड़े कांग्रेसी नेता, प्रवक्ता सब बॉन्ड कर रहे हैं, तरह तरह के सवाल पूछ रहे हैं। यह तक पूछा जा रहा है कि स्विस बैंक के खातों को सार्वजनिक करने की बातें करने वाले एसबीआई के आंकड़े सार्वजनिक करने में डर क्यों रहे हैं। ये तो एसबीआई द्वारा 4.5 महीने मांगने के बाद साफ हो गया कि मोदी सरकार अपने काले करतूतों को पर्दा डालने का कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि 4 महीने क्यों होना, आपके पास तो डाटा है और डाटा का मास्टरी आपने किया है और हर जगह बोलते हैं ये डाटा आने के बाद सब संख्या सभी मिल जाते हैं और ये बहुत जल्दी ही मालूम हो जाता हर चीज का। क्या फिर निकालो ना भाई, 1-2 हजार लोग दिए होंगे बॉन्ड्स, 3 उतने लोगों की लिस्ट नहीं मिलती आपको, तो क्यों छुपा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है लेकिन आप एसबीआई को नहीं बोल सकते क्योंकि सिलेक्शन आप ही तो कर रहे हैं। असल में सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को इलेक्टोरल बॉन्ड की बिक्री पर रोक लगा दी थी और एसबीआई को 12 अप्रैल 2019 से अब तक खरीदे गए इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी 6 मार्च तक इलेक्शन कमीशन को देने का निर्देश दिया था। 4 मार्च को एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से जानकारी देने के लिए 30 जून तक का वक्त मांगा था, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया एसबीआई 12 मार्च तक सारी जानकारी का खुलासा करे और इलेक्शन कमीशन सारी जानकारी को इकट्ठा कर 15 मार्च शाम 5 बजे तक उसे वेबसाइट पर पब्लिश करे। अब कांग्रेस और मोदी के बाकी विरोधियों को लग रहा है कि उन्हें बीजेपी और मोदी के खिलाफ मुद्दा मिल गया है, लेकिन मोदी क्या कर रहे हैं। राहुल गांधी और उनकी पार्टी के नेता जब इलेक्टोरल बॉन्ड उड़ा रहे थे तो नरेंद्र मोदी ड्रोन उड़ा रहे थे। वो देश की ग्रामीण महिलाओं को सशक्त करने की प्लानिंग कर रहे थे। ग्रामीण इलाकों में कृषि कार्य में लगी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए नमो ड्रोन दीदी योजना की शुरुआत केंद्र सरकार की ओर से की गई है, जिसमें महिलाओं को कीटनाशक और फर्टिलाइजर के छिड़काव के लिए ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि आधुनिक खेती हो सके। इस बार अंतरिम बजट में इस योजना के लिए 500 करोड़ रुपए दिए गए हैं। आपका अपना बताइए कि आप कैसे उसको शुरू किया, कैसे आपका परिचय आया, कितने समय में सीखी और अभी कितना काम मिल रहा है आपको। वो ड्रोन डेस्टिनेशन है जो मानेसर में, वहाँ से हमने इसका ट्रेनिंग लिया सर। फिर उसके बाद सर जब हम गाँव में गए तो लोग बड़े ही उत्साहित है सर। मोदी देश की नब्ज को समझते हैं। ग्रामीण महिलाओं के साथ ड्रोन वाले इस प्रोग्राम के बाद नरेंद्र मोदी हरियाणा के गुरुग्राम पहुंचे और यहीं से देश को बताया कि मोदी के लिए विकास क्या मायने रखता है। समस्या और संभावना में केवल सोच का फर्क होता है और समस्याओं को संभावनाओं में बदल देना ये मोदी की गारंटी है।
राहुल गांधी और उनकी पार्टी मोदी विरोध के नाम पर क्या कर रही है, ये तो हमने आपको बताया। अब ये भी देख लीजिए कि नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं। ये जानने के लिए आपको मोदी के कुछ शब्दों पर गौर करना होगा। नरेंद्र मोदी के चश्मे से क्या दिख रहा है, ये जानना होगा। नरेंद्र मोदी विजन, बड़े लक्ष्य, भारत की प्रगति, रफ्तार, बड़े सपने, बड़े संकल्प, तेज गति और उज्जवल भविष्य की बातें कर रहे हैं। 21वीं सदी का भारत बड़े विजन का भारत है। ये बड़े लक्ष्यों का भारत है। आज का भारत प्रगति की रफ्तार से कोई समझौता नहीं कर सकता। और आप लोगों ने अब मुझे भली भांति जाना भी है, पहचाना भी है, समझा भी है। आपने देखा होगा, न मैं छोटा सोच सकता हूं, न मैं मामूली सपने देखता हूं, न ही मैं मामूली संकल्प करता हूं। मुझे जो भी करना है विराट चाहिए, विशाल चाहिए, तेज गति से चाहिए। इसलिए कि मुझे 2047 में हिंदुस्तान को विकसित भारत के रूप में देखना है। दोस्तों, आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जी जान से जुटे रहना है। नरेंद्र मोदी देश के सामने 2014 से पहले के और अब के भारत का फर्क रख रहे हैं। वो सिर्फ 400 सीटों की बातें ऐसे ही नहीं कर रहे। इसके लिए वो देश के सामने अपना ब्लूप्रिंट रख रहे हैं। देश को बता रहे हैं कि पिछले 10 साल में उन्होंने क्या किया, क्या बदला, और इसी के आधार पर वो 400 सीटें मांग रहे हैं। पहले की सरकारें छोटी सी कोई योजना बनाकर, छोटा सा कार्यक्रम करके उसकी डुगडुगी 5 साल तक पीटते रहते थे। वहीं भाजपा सरकार जिस रफ्तार से काम कर रही है, उसमें शिलान्यास, लोकार्पण के लिए समय कम पड़ रहा है, दिन कम पड़ रहे हैं जी। साल 2024 में ही, यहां के लोग तो ज्यादा समझदार है, आप सुनिए, 2024 में ही, यानी अभी 2024 का 3 महीना भी पूरा नहीं हुआ है, इतने कम समय में अब तक 10 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं का या तो शिलान्यास किया है या तो लोकार्पण हो चुका है। और मैं जो कह रहा हूं ना, ये तो मैं सिर्फ उन प्रोजेक्ट की चर्चा कर रहा हूं जिनमें मैं खुद शामिल हुआ हूं। उसके सिवाय मेरे मंत्रियों ने, हमारे मुख्यमंत्रियों ने जो किया वो अलग। नरेंद्र मोदी एक बात पर बहुत जोर देते हैं कि वो चुनावी घोषणाएं नहीं करते, बल्कि जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। अगर शिलान्यास करते हैं तो लोकार्पण भी अपने ही कार्यकाल में करते हैं। यही नहीं, मोदी ने तो वो प्रोजेक्ट भी देश को दिए जो पुरानी सरकारों ने अनाउंस किए थे, लेकिन उन्हें मोदी ने पूरा किया। 2003 में असम के तिनसुकिया में भूपेन हजारिका पुल की घोषणा हुई थी, जो 2017 में पूरा हुआ। कर्नाटक में बीदर कलबुर्गी रेल लाइन 1999 में अनाउंस हुई थी, 2017 में पूरी हुई। इसी तरह से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे 2006 में अनाउंस हुआ, 2018 में मोदी राज में पूरा हुआ। सिक्किम का पाक्योंग एयरपोर्ट 2008 में अनाउंस हुआ, लेकिन 2018 में पूरा हुआ। ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे 2006 में घोषणा हुई, 2018 में मोदी राज में पूरा हुआ। ऐसे एक नहीं, कई उदाहरण हैं, और इसीलिए मोदी बड़े गर्व से न सिर्फ इन्हें बता रहे हैं, बल्कि ये भी नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि उनके इन विकास कार्यों को देखकर विरोधियों की नींद
हराम हो गई है। देश में लाखों करोड़ रुपए के इन विकास कार्यों से सबसे ज्यादा दिक्कत अगर किसी को है तो वो है कांग्रेस और उसके गठबंधन गठबंधन। उनकी नींद हराम हो गई है। इतने सारे विकास के काम और वो एक की बात कर रहे हैं तो मोदी 10 और कर देता है। उनको समझ ही नहीं आ रहा है क्या इतनी तेजी से काम भी हो सकते हैं क्या। और इसलिए अब विकास के मुद्दों पर चर्चा करने की उनकी ताकत बची नहीं है। और इसलिए वो लोग कह रहे हैं कि मोदी चुनाव की वजह से लाखों करोड़ रुपयों के काम कर रहा है। 10 वर्षों में देश इतना बदल गया, लेकिन कांग्रेस और उसके दोस्तों का चश्मा नहीं बदला है। इनके चश्मे का नंबर अभी भी वही है, ऑल नेगेटिव, ऑल नेगेटिव। नेगेटिविटी और केवल नेगेटिविटी यही कांग्रेस और इंडी गठबंधन वालों का चरित्र बन गया है। मोदी जब ये कहते हैं कि विपक्ष की नींद हराम हो गई है तो वो यूं ही नहीं कहते। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि मोदी के विरोधी डर रहे हैं। जैसे बहुत से राज्यों से ये खबरें भी आई हैं कि जहां जहां बीजेपी मजबूत है वहां विरोधी पार्टियों को कैंडिडेट नहीं मिल रहे। खासतौर पर कर्नाटक जैसे राज्य में कांग्रेस के बहुत से नेताओं ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए विरोधी नेता अपनी पार्टियों से पैसा भी मांग रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि जब हारना ही है तो अपना पैसा क्यों लगाएं। बहुत से राज्यों में चुनाव से पहले ही कांग्रेस और बाकी पार्टियों को छोड़कर बीजेपी में जाने वालों की होड़ मची हुई है। जैसे मध्य प्रदेश के बारे में खबरें थीं कि कांग्रेस कमलनाथ को लड़ने के लिए जबलपुर भेज रही है, लेकिन कमलनाथ ने ऐलान कर दिया कि वो छिंदवाड़ा किसी हाल में नहीं छोड़ेंगे। सर, अभी जबलपुर से चुनाव की एक प्लान नहीं है, मैं छिंदवाड़ा किसी हालत में नहीं छोड़ूंगा। सर, अभी जबलपुर से चुनाव की एक प्लान नहीं है, मैं छिंदवाड़ा किसी हालत में नहीं छोड़ूंगा। मोदी की इसी बढ़ती ताकत को देखकर विरोधी घबराए हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि मोदी के सामने किसे खड़ा करें, किसे चुनाव लड़वाएं। इसीलिए जब इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट फैसला देता है तो बिना उस फैसले की तह में गए विरोधी दाना पानी लेकर मोदी के खिलाफ कूद पड़ते हैं। यही नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है कि मोदी को पैसा कौन दे रहा है। हमारा ये जानने का हक है कि किस कंपनी ने किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना पैसा दिया और उसके बदले में उस कंपनी को क्या मिला। जाहिर सी बात है कि रूलिंग पार्टी ने सबसे ज़्यादा पैसे भी लिए हैं और रूलिंग पार्टी ने सबसे ज़्यादा क्विड प्रो को में कुछ न कुछ उपकार भी किए उन कंपनीज पर। तो ये जानने का हक तो हम सबको है और ये आशा करते हैं कि एसबीआई या भारत सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहीं इसको मिस इंटरप्रेट ना करे, कहीं कोई ऑर्डिनेंस का रास्ता ना अख्तियार करे। मुझे खुशी है इस बात की, मुझे पूरे देश की जनता को इस बात की खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कम वो सूची आ जाएगी, जिस सूची में ये पता लग जाएगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स किन्होंने दिए हैं। अब सवाल ये है कि वो सार्वजनिक होगा कि नहीं होगा, हम और आप जान पाएंगे कि नहीं जान पाएंगे। बीजेपी तो जानती है कि उसे कहां से चंदा मिला है, या हमें चंदा मिला होगा तो हमें तो पता है कि कहां से चंदा मिला है। ये जनता जान पाएगी कि नहीं जान पाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। जो कानूनी स्तर दे दिया था मोदी सरकार ने इस इलेक्टोरल बॉन्ड्स को, जो हमारे हिसाब से राजनीतिक भ्रष्टाचार को लीगलाइज जो कर दिया था, उसको अब खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। हमारे देश की जनतांत्रिक व्यवस्था और चुनावी व्यवस्था के लिए बड़ी अच्छी बात है कि खुलासा हो कि किस तरीके से राजनीतिक पार्टियों को चुनाव के नाम पर जो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं वो किस तरीके से उनको मिला और कौन दिया ये पैसा। तो ये भी पता चलेगा जो दिया ये पैसा उसको वापस क्या दिया मोदी सरकार ने। विरोधी चाहे जो कुछ भी कह लें, लेकिन
कि विरोधी इसलिए भी डरे हुए हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी अग्रेसिव हैं। मोदी के हर काम में अग्रेशन दिख रहा है। पहले डिले होते थे, अब डिलीवरी होती है। पहले विलंब होता था, अब विकास होता है। मोदी ने सिर्फ एक ही टारगेट डिसाइड किया हुआ है, 400 पार का। विरोधियों को इसमें संविधान खतरे में भी दिख रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि सारे विरोधियों के ऊपर मोदी ही ऑफेंसिव है, जबकि विरोधी डिफेंसिव मोड में चले गए हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में उनको एक मुद्दा मिला भी था, लेकिन मोदी ने सीए लाकर उन्हें फिर से डिफेंसिव मोड में ला दिया।